ठीक है, तो अब क्या है कि अभी जो हमें डिस्कस करना है एपिथेलियल सेल्स के बारे में ही आगे बातें करेंगे। तो एपिथेलियल सेल्स होने के लिए हमने क्या बोला था कि एपिथेलियल टिश्यू होने के लिए हमने क्या बोला था कि सेल्स का क्लस्टर होना चाहिए और सारे के सारे सेल्स जो होंगे वो सिंगल लेयर में, यानी कि हम बोल सकते हैं एक लेयर लाइक पैटर्न में अरेंज हो। सिंगल हो या मल्टी लेयर्ड हो उससे मतलब नहीं है, बस एक लेयर लाइक पैटर्न में अरेंज होने चाहिए। और किस पे होने चाहिए? वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे वो पड़े रहने चाहिए और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होना चाहिए जो कि इसे न्यूट्रिशन दे रहा होगा। ठीक है, तो ये एक सबसे पहला क्राइटेरिया था कि एपिथेलियल टिश्यू होने के लिए। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एपिथेलियल, ये एक एपिथेलियल टिश्यू हुआ, इसका तुम्हें 3 सरफेसेस तुम्हें देखने को मिलेगा। पहला सरफेस ये, दूसरा सरफेस ये और तीसरा सरफेस ये। अब ये 3 सरफेस क्या है, जब मैं समझाऊंगी तो बहुत आसान हो जाएगा, समझो। पहला सरफेस जो सराउंडिंग को फेस कर रहा है या एक एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है, ठीक है, तो वो ऐसा सरफेस क्या होगा? वैसा सरफेस को हम कहेंगे फ्री सरफेस। ठीक है, दूसरा सरफेस कुछ इस तरीके से है जो कि लेटरल साइड पे है, जो दूसरे एडजॉइंट या एडजॉइनिंग सेल को फेस कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे लेटरल सरफेस। और तीसरा सरफेस जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ा हुआ है, उस सरफेस को हम कहेंगे बेसल सरफेस। तो 3 सरफेस हमारे पास हो गए। 3 सरफेस कौन कौन से हैं? फ्री सरफेस, लेटरल सरफेस और बेसल सरफेस। अब हमें किस सरफेस के बारे में आगे बात करनी है? दैट इज फ्री सरफेस। होता क्या है इस फ्री सरफेस के ऊपर? ये जो फ्री सरफेस तुम्हें देखने को मिल रहा है, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये मॉडिफिकेशन शो करने लगता है। ठीक है, मॉडिफिकेशन शो करके ये कहीं कहीं छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का फॉर्मेशन कर सकता है, जैसे हम बोलते हैं विलाई। ठीक है, तो ये जो विलाई होते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये भी डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। तुमने बस अभी तक क्लास 10 में विलाई का नाम सुना होगा, अब तुम सुनोगे माइक्रोविलाई, सीलिया जिसे हम काइनोसीलिया भी बोलते हैं, और स्टीरियोसीलिया। 3 डिफरेंट तरीके के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है एपिथेलियल टिश्यू का जो फ्री बॉर्डर है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ऐसा लिखा हुआ है कि प्लाज्मा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फ्री एंड मॉडिफाइड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर्स। सबसे पहला माइक्रोविलाई, दूसरा सीलिया या फिर काइनोसीलिया और तीसरा स्टीरियोसीलिया। तो पहले बात करेंगे माइक्रोविलाई की। माइक्रोविलाई जो होता है माइन्यूट प्रोसेसेस होता है, यानी कि बहुत छोटा होता है। ठीक है, बिल्कुल छोटा छोटा प्रोसेस होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? माइक्रो, इसलिए तो नाम है माइक्रोविलाई। वहीं पे अगर तुम सीलिया की बात करोगे तो सीलिया कुछ इस तरीके से दिखेगा, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा और ये थोड़ा लॉन्ग होगा, प्लस इसका जो डायमीटर होगा ये यूनिफॉर्म होगा। यानी कि अगर तुम इसे अच्छे से माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये एक यूनिफॉर्म डायमीटर, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो, ठीक है, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन चाहे वो इस डायरेक्शन में हो। ठीक है, एक यूनिफॉर्म डायमीटर तुम्हें देखने को मिलेगा। अब अगर जो सीलिया है अगर वो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी एस मतलब एक एस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो सारे के सारे सीलिया जो उस सेल पे यानी उस टिश्यू में पड़े हैं वो इसी तरीके का स्ट्रक्चर दिखाएंगे। अगर मान लो किसी और टिश्यू पे उल्टा एस का स्ट्रक्चर बना है, उल्टा एस, ठीक है, उल्टा एस, तो सारे के सारे उल्टा एस ही दिखेंगे तुम्हें। ठीक है, ये एक चीज है क्योंकि ये एक सिंक्रोनस बीटिंग दिखाते हैं, तो अगर एक सीधा एस और एक उल्टा एस रहेगा तो सिंक्रोनाइज वे में ये बीट नहीं कर पाएंगे, ये मूव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये पॉइंट मैंने बताया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वैसे ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुम्हें इसमें क्या याद रखना है कि यूनिफॉर्म डायमीटर होता है फ्रॉम बेस टू द एपेक्स। और वहीं पे अगर तुम स्टीरियोसीलिया की बात करोगे तो ये कोनिकल होता है, तो देखो कोनिकल इस तरीके से होगा, तो क्या तुम्हें ये यूनिफॉर्म डायमीटर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसीलिए ये कोनिकल इन शेप होता है और यूनिफॉर्म डायमीटर नहीं होता है। सेकंड पॉइंट, अगर हम माइक्रोविलाई और स्टीरियोसीलिया की बात करें तो सिर्फ ये दोनों कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। ठीक है, यानी कि ये कोई भी मूवमेंट शो नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये नॉन मोटाइल है और इस वजह से नॉन मोटाइल है तो कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं शो करेंगे।
क्योंकि ये लोकोमोशन में कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। वहीं पे अगर हम सीलिया की बात करें तो ये मोटाइल होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, यानी कि मूवमेंट में हेल्प करेगा। अब इसके फंक्शन समझते हैं। फंक्शंस माइक्रोविलाई के क्या है? ये नॉन मोटाइल है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, तो उसका फंक्शन क्या होगा समझो। ये सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ये हिल डुल तो नहीं सकता है, लेकिन हाँ इस सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। जब इसके ऊपर कोई भी फूड पार्टिकल आएगा तो वो ज्यादा आसानी से एब्जॉर्ब होगा और ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो शब्द दिए हुए हैं, एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन। तुम में से बहुत सारे बच्चों को एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन का मतलब पता होगा, जिन्हें नहीं पता है उनमें डिफरेंस, उसमें एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन में मैं डिफरेंस बताती हूँ। जब चीजें सेल के अंदर की तरफ मूव करती हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और जब चीजें सेल से बाहर की तरफ मूव करती हैं तो उन्हें हम कहते हैं सेक्रीशन, ठीक है। ये एक सेल है मान लो, ठीक है। तो जब चीजें अंदर मूव करेगी तो उसे हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन, और जब चीजें बाहर मूव करती है तो उसे हम कहते हैं सेक्रीशन, ठीक। अब देखो, तो नॉन मोटाइल एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल तो स्टीरोसीलिया भी है, इस वजह से यहाँ पर भी ये क्या करेगा, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा। और सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का मतलब होता है कि वही सेम एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन में हेल्प करेगा। बात आती है सीलिया की, क्योंकि अकेला सीलिया ही ऐसा है जो कि मोटाइल और कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। तो क्या हेल्प करता है, ये मूवमेंट में हेल्प करता है। कैसे, तो समझो। मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट इज इन यूनिफॉर्म डायरेक्शन। यूनिफॉर्म डायरेक्शन मतलब मैंने क्या बताया कि सारे अगर एस मतलब एस के फॉर्म में है तो सारे के सारे उसमें सीलिया जो होंगे वो एस के फॉर्म में होंगे, तो एक सिंक्रोनाइज मूवमेंट होगा। अगर सारे के सारे उल्टे एस के फॉर्म में है तो उस टिश्यू में पड़े हुए सारे सीलिया जो होंगे उल्टे एस के फॉर्म में ही होंगे, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्म सा तुम्हें पैटर्न देखने को मिलेगा। मूवमेंट एंड लोकोमोशन में कैसे हेल्प करते हैं कि मान लो कोई म्यूकस का पार्टिकल है, ये जनरली मान लो फैलोपियन ट्यूब्स में ये पाए जाते हैं। तो मान लो ओवा ओवा रिलीज होता है, तो उसे एक पर्टिकुलर मूवमेंट करा करा के फैलोपियन ट्यूब के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें सीलिया जो होगा ये कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट दिखाएगा, इस तरीके से ये वेवी मूवमेंट दिखाएगा, वेव करेगा और उसे आगे की तरफ प्रोपोगेट करता जाएगा उस ओवा को, ठीक है। तो ये उसका काम था। ये कुछ फंक्शंस थे और ये उसके मॉडिफिकेशंस थे, इसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे, तो अभी बस इतना जानो। अब देखो ये थर्ड स्लाइड एग्जांपल्स का है। अलग अलग चीजों के अलग अलग एग्जांपल्स हैं। एक सेकंड बस सोचो। तो ये जो पहला तुम्हें दिख रहा है ये एग्जांपल है माइक्रोविलाई का, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल्स किसके हैं, माइक्रोविलाई के हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, वही मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। तो अब देखो, माइक्रोविलाई मैंने क्या बताया था कि नॉन मोटाइल है, मतलब और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, यानी कि मूवमेंट में हेल्प नहीं करेगा। कहाँ पाया जाएगा, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में। अगर ये नॉन मोटाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है तो ये मैंने बोला कि सरफेस एरिया को बढ़ाएगा और इससे एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन आसानी से हो सकेगा। तो इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है वो यहीं पे आके एब्जॉर्ब होता है। तो अगर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो जो एब्जॉर्प्शन का फंक्शन है वो ज्यादा इनहैंस होगा। इसीलिए एग्जाम्पल्स को जो है वो इस तरीके से समझते हुए याद करो, क्योंकि अभी आगे आओगे तो आगे और सारे एग्जाम्पल्स बढ़ते जाएंगे, वो पाइलअप होगा एग्जाम्पल्स। तो मान लो कि तुम अपने एग्जाम में कहीं भी भूल भी गए कि ये किस चीज का एग्जाम्पल है, रटना इतना पॉसिबल नहीं है, किस चीज का एग्जाम्पल है तुम्हें नहीं याद आ रहा है, तो तुम थोड़ा सा लॉजिक लगा के समझ सकते हो कि हाँ ये इस चीज का फंक्शन हो सकता है, तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। देखो, अब वैसे ही गॉल ब्लैडर को समझो। मुझे मुझे एक चीज बताओ, पानी और हनी दोनों फ्लूइड नेचर का होता है, ठीक है, यानी कि दोनों में बहने की टेंडेंसी होती है। अगर मान लो पानी हमने गिराया और हनी गिराया, किसे रोकना ज्यादा आसान होगा, बहने से। हनी को ज्यादा आसान होगा, ये तुम समझ रहे हो कि वो थिक होता है ना। तो अब देखो, गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर होता है, बाइल जूस स्टोर होता है। और ये बाइल जूस बनता कहाँ पे है, ये बाइल जूस बनता है, कोई बताएगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाइल जूस बनता है लिवर में और आके स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है।
तो ये जो बाइल जूस होता है ना, ये बहुत पतला होता है, मतलब एकदम पानी की तरह होता है। तो गॉल ब्लैडर में जब ये आता है तो गॉल ब्लैडर इसे थिक बना देता है। अब थिक कैसे बनाता है, तो ये उसमें से एक्सेस पानी को बाहर फेंक देता है, ठीक है। एक्सेस पानी को बाहर फेंक देगा तो तुम्हें पता है कि एक सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। तो सॉल्वेंट है वाटर, अगर वाटर को हमने बाहर कर दिया तो खुद ब खुद जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम होता है गॉल ब्लैडर का। तो इसमें इसने क्या किया कि इसने पानी को बाहर फेंका, पानी का सेक्रीशन यानी एक्सक्रीशन करा दिया बाहर की तरफ, ठीक है। एब्जॉर्प्शन नहीं कराया, बाहर की तरफ सेक्रीशन करा दिया उसका। तो इसलिए यहाँ पर माइक्रोविलाई का यूज आएगा। तीसरा, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। पीसीटी का फुल फॉर्म होता है, तुम आगे पढ़ोगे या शायद पता भी होगा तुम्हें, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स। और ये प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स जो होते हैं नेफ्रॉन में पाए जाते हैं। और नेफ्रॉन जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, कोई बताएगा किसका? किडनी। हाँ गुड, किडनी का। तो पीसीटी वहीं पे पाया जाता है। तो ये जो तुम्हें ये एक पूरा का पूरा नेफ्रॉन है, इसमें जो तुम्हें ये वाला पार्ट दिख रहा है, जैसे मैं अभी हाईलाइट कर देती हूँ, ये पूरा का पूरा है पीसीटी। अब पीसीटी में क्या होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी इस चैप्टर में इसका कोई रोल, मतलब इसे समझाने गए तो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा और टाइम भी वेस्ट होगा। इसीलिए अभी तुम बस इतना समझो कि पीसीटी जो है ये मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कराता है चीजों का, ठीक है। तो रीएब्जॉर्प्शन करा रहा है यानी कि वापस से चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो क्या इसमें किस चीज का काम आएगा, माइक्रोविलाई का काम आएगा। इस वजह से पीसीटी जो है नेफ्रॉन का, उसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। अब दूसरा में आ जाओ, यहाँ पर ये जो तुम्हें टेबल दिख रहा है ये किस चीज का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स हैं सीलिया के, ठीक है, सीलिया के एग्जाम्पल। अब इसमें आता है ट्रैकिया, ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स। ओके, देखो होता क्या है, जब तुम सांस लेते हो तो तुम्हारे नोस्ट्रल्स के थ्रू बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स एंड म्यूकस पार्टिकल्स भी तुम्हारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में घुसते हैं। तो इसे बाहर की तरफ निकालने के लिए, ये मान लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यहाँ पर इस तरीके से सीलिया प्रेजेंट होता है। तो अब क्या करेगा, ये सीलिया बीट करना स्टार्ट करेगा, यानी कि एक वेवी मूवमेंट स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से ये म्यूकस पार्टिकल जो है ये वापस तुम्हारे नॉस्ट्रल्स में आएगा और फिर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें मूवमेंट की जरूरत है, तो इस वजह से यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट है। सेकेंडली, फैलोपियन ट्यूब, मैंने बोला ओवरी, ये ओवरी है, ओवरी से ओवा निकला जो कि फैलोपियन ट्यूब में आया। अब इस ओवा को यहाँ तक लेके जाना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फैलोपियन ट्यूब में सीलिया प्रेजेंट है, जो कि फिर से सिंक्रोनाइज बीटिंग करेगा और ओवा को यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से और फिर यहाँ ले आएगा। ओके, तीसरा है एपेंडाइमल एपिथेलियम। ये तुम्हारे लिए कुछ नई चीज है, तो इसको समझो ये क्या है। देखो, चाहे वो ब्रेन हो चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड हो, दोनों के दोनों जो होते हैं सम एक्सटेंट हॉलो होते हैं। यानी कि ब्रेन में प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल्स और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है सेंट्रल कैनाल, ठीक है। और कुछ खाली चीज है तो वो किसी चीज से तो भरी हुई होगी। तो वेंट्रिकल और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों के दोनों भरे हुए हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से, सीएसएफ से, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये जो वेंट्रिकल्स है ब्रेन में और ये जो सेंट्रल कैनाल है स्पाइनल कॉर्ड में, ये दोनों के दोनों लाइंड होते हैं एक एपिथेलियम से, और इस एपिथेलियम का नाम है एपेंडाइमल एपिथेलियम। ओके, तो ये एपेंडाइमल एपिथेलियम यहाँ पर सीएसएफ को सीएसएफ के मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। सीलिया है इसीलिए सीएसएफ के मूवमेंट में हेल्प करेगा। तो ये एक नया एग्जांपल है, लेकिन ये तुम्हारे नया नहीं रहेगा। जब तुम 11th तुम्हारा एंड पे आने लगेगा तो तुम्हारे लिए एपेंडाइमल एपिथेलियम बहुत इजी सा चीज होगा, तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होगा ये चीज, क्योंकि तुम इसके बारे में जब तुम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ोगे आगे अपने लेसन में तो तुम्हें समझ में आएगा ये क्या होता है। फिलहाल एपेंडाइमल एपिथेलियम वेंट्रिकल्स और सेंट्रल कैनाल को लाइन करता है और सीएसएफ के मूवमेंट में हेल्प करता है।
अब यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि मिसिंग एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियोसीलिया, क्योंकि वो यहाँ पर लोड नहीं हो पाया है। मैं कोई नहीं, मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी उसके जो भी स्लाइड है वो सेंड कर दूंगी। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ स्टीरियोसीलिया का, ठीक है। देखो स्टीरियोसीलिया का एग्जाम्पल होता है एपिडिडिमिस, ठीक है, वास डिफरेंस, और तीसरा मैक्यूला एंड क्रिस्टा ऑफ इनर ईयर, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं। स्टीरियोसीलिया किस में हेल्प कर रहा है? फिर से एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है और सेक्रीशन में हेल्प कर रहा है। तो ये प्रेजेंट होता है मेल जेनाइटल सिस्टम में। एपिडिडिमिस और वास डिफरेंस जो है मेल जेनाइटल सिस्टम का एक पार्ट है, वहां पर ये प्रेजेंट होता है। और मैक्यूला एंड क्रिस्टा ये जो होता है इनर ईयर में प्रेजेंट होता है, और इसका काम क्या होता है? बैलेंसिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। बैलेंसिंग प्रोवाइड करता है मैक्यूला एंड क्रिस्टा, और इसमें ये प्रेजेंट होता है स्टीरियोसीलिया, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो तुम्हें ध्यान रखनी है। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछ लो, फिर हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इसीलिए। हम बैलेंसिंग ह्यूमंस में, हाँ ह्यूमंस, जैसे कि ये चीज तुम अपने फिर से आगे आगे ही पढ़ोगे तुम। ह्यूमन फिजियो का पार्ट है ये। जब तुम अपने सर को मतलब अपने सिर को आगे और पीछे की तरफ करते हो, ठीक है, तब भी तुम्हारा बॉडी जो होता है वो बैलेंस्ड होता है, ठीक है, बैलेंस रहता है। क्यों बैलेंस रहता है? क्योंकि तुम्हारा इनर ईयर जो है वो बैलेंसिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये कैसे करता है, क्यों करता है, ये हम लोग ह्यूमन फिजियो में पढ़ेंगे। उसमें पूरा का पूरा हमें ईयर के बारे में एक पूरा टॉपिक ही है, ठीक है। अभी इसके बाद और किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ये सारे मॉडिफिकेशंस पढ़े थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वजह से, ठीक है। सारे के सारे फ्री सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मॉडिफिकेशन हुआ था, तो ये 3 चीज हमें देखने को मिली। अब अगर एपिथेलियम में, एपिथेलियल टिश्यू में कि नंबर ऑफ सेल्स में मॉडिफिकेशन हो, ठीक है, यानी कि या तो वो सिंगल लेयर बनाए या तो फिर वो मल्टी लेयर बनाए, यानी कि बहुत सारे लेयर में प्रेजेंट हो, उस बेसिस पे हम इसे नंबर ऑफ लेयर के बेसिस पे 2 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक, अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिर्फ एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स इस तरीके से प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं सिंपल एपिथेलियम। और अगर बहुत सारे लेयर्स प्रेजेंट हो कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल लेयर के बेसिस पे हमने डिवाइड किया इनटू सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। अब क्लासिफिकेशन और भी है। अभी ये सिंपल एपिथेलियम है, इसे हमने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया बेस्ड ऑन कि सेल का शेप कैसा है, ठीक है। उस बेसिस पे हमने इसे डिवाइड किया इनटू सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, ठीक है। ये 3 टाइप्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया। यहाँ पर मेरे पास इसका स्लाइड भी प्रेजेंट होगा, एक सेकंड बस रुक जाना। हाँ ये रहा, ठीक है, ये वाला स्लाइड है, इसे मैं मार्क कर दूंगी तुम्हें सेंड करने के पहले। तो देखो टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, किस सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम में हमने डिवाइड किया। कंपाउंड एपिथेलियम का ही दूसरा नाम है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि मल्टी लेयर का फॉर्मेशन। तो इसे हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया था? नंबर ऑफ, हाँ बोलो। No, you were asking, so I was answering. हाँ बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं। हम सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम को नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे एंड सिंपल एपिथेलियम
like squamous, cuboidal and columnar on the basis of cell shape. वेरी गुड, ठीक है, तो सबको समझ में हमको लगता है आ गया होगा ये चीज। अब यहाँ पर देखो स्लाइड पढ़ते एक बार। कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, यहाँ पे 2 और मोर लेयर ऑफ सेल्स। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हुआ होता है, इसीलिए ब्लाइंड करता है बॉडी कैविटी, डक्ट या ट्यूब को, यानी कि इसका फंक्शन क्या है, लाइनिंग करना, ठीक है, ये लाइनिंग करता है, सिर्फ और सिर्फ लाइनिंग। वहीं पर अगर कंपाउंड एपिथेलियम की तुम बात करोगे तो कंपाउंड एपिथेलियम में 2 से ज्यादा लेयर होने की वजह से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर हमें चोट लगी, ठीक है, जैसे स्किन के ऊपर कंपाउंड एपिथेलियम का ही लेयर है, इसीलिए जब हमें चोट लगती है तो अगर तो सबसे ऊपर वाला जो एपिथेलियल लेयर होता है सिर्फ वो इरोड होता है, ठीक है। तो इसमें प्रोटेक्शन किसने प्रोवाइड किया, हमें कंपाउंड एपिथेलियम में। अब दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। उसी तरीके से ऑन द बेसिस, और यहाँ पे शेप की वजह से नहीं, यहाँ पर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्ट्रेचिंग एबिलिटी, कि कंपाउंड एपिथेलियम स्ट्रेच हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उस बेसिस पे हमने इसे डिवाइड किया नॉन स्ट्रेचेबल और स्ट्रेचेबल एपिथेलियम। स्ट्रेचेबल एपिथेलियम का एग्जांपल है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और नॉन स्ट्रेचेबल का एग्जांपल है, फिर से यहाँ पर तुमने सब में सिंपल सिंपल और सिंपल लगाया था, यहाँ पर सब में स्ट्रेटिफाइड 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 लगा दो, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार। सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ पर शेप के बेसिस पे था और यहाँ पर स्ट्रेचेबिलिटी के बेसिस पर है। तो ये स्लाइड हमने क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। सबसे पहला एग्जांपल अब हम डिस्कस करेंगे, दैट इज सिंपल एपिथेलियम का, ठीक है, दैट इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब देखो इसमें होता क्या है, या अब इसके आगे जितने भी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम 5 डिफरेंट सब हेडिंग्स में पढ़ेंगे, वो मैं नीचे लिख देती हूँ ताकि तुम जब पढ़ो तो इस तरीके से तुम रिविजन करो। सबसे पहला है कि सेल का शेप कैसा है, ठीक है, शेप ऑफ सेल। दूसरा है पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, कि उस सेल के अंदर न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है। तीसरा है कि उसका फंक्शन क्या है, और चौथा है कि उसके एग्जाम्पल्स क्या है, कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये 4 टॉपिक के अंदर इसके आगे जितने भी सेल्स हम पढ़ेंगे एपिथेलियल के, जितने मैंने टेबल में डिस्कस किया है, वो इन 4 हेडिंग के अंदर ही पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखो सिंपल एपिथेलियम, दैट इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहला शेप ऑफ सेल, ये होते हैं स्क्वैमस, और ये सिंगल लेयर तो होंगे ही, तभी तो सिंपल है। तो सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट स्केल लाइक सेल्स। स्क्वैमस का मतलब ये फ्लैट स्केल लाइक होंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखेंगे। एनसीईआरटी का डायग्राम है। हर कभी कभी एनसीईआरटी ने क्या किया है, मतलब नीट में क्वेश्चन पूछा है, डायग्राम्स दे दिए थे इस तरीके से, जो भी डायग्राम्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सबके एग्जांपल्स दे दिए थे, सॉरी डायग्राम दे दिए थे, और पूछा गया था कि ये किसके टाइप है, मतलब यू हैव टू लेबल देम कि ये सिंपल स्क्वैमस है कि सिंपल क्यूबॉइडल है। तो मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चंस आता था। तो क्वेश्चंस इजी आएंगे इस चैप्टर से, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो शेप ऑफ सेल कैसा है, फ्लैट स्केल लाइक सेल्स होते हैं और इसके इरेगुलर बाउंड्रीज होते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है। फ्लैट सेल्स होने की वजह से इसका जो न्यूक्लियस है ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, कहीं बीच में, कुछ इस तरीके से। अगर ये सेल है तो यहाँ बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। प्लस न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है, न्यूक्लियस होता है राउंड और फ्लैट, ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट होगा, राउंड और फ्लैट होगा, यानी कि तुम बोल सकते हो कि ये किसकी तरह होगा, ये हमारे जेब में पड़े हुए कॉइन की तरह होगा। हमारा जो कॉइन होता है वो भी सर्कुलर होता है लेकिन फ्लैट होता है, चपटा होता है। कुछ उसी तरीके से सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का भी न्यूक्लियस हमें दिखाई देगा। अब क्योंकि ये फ्लैट और स्केल लाइक होता है, तो जब तुम इसे देखोगे ना तो ये एक वेवी अपीयरेंस तुम्हें देखने को मिलेगा इसमें। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं टैसिलेटेड एपिथेलियम। ये सारे के सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। तो वेवी अपीयरेंस होने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, टैसिलेटेड एपिथेलियम। और ये एपिथेलियम कुछ इस तरीके से फिक्स होता है, ये मान लो इस तरीके से, फिर इसके बगल वाला कुछ इस तरीके से फिक्स रहेगा,
इस तरीके से फिक्स रहेगा, ठीक है। तो एक जब तुमने बहुत बार देखा होगा कि टाइल्स जो घर में पड़े हुए होते हैं, जो हम दीवारों पे फिक्स करते हैं, उसे भी हम इस तरीके से फिक्स करते हैं, है ना। ये भी कुछ उसी तरीके से टाइल लाइक पैटर्न या अपीयरेंस में तुम्हें देखने को मिलेगा। इस वजह से हम इसे कहते हैं पेवमेंट एपिथेलियम। अब इसे याद कैसे करोगे कि टैसिलेटेड एपिथेलियम है, इसीलिए वे भी कहते हैं कि टाइल, इसीलिए पेवमेंट कहते हैं। तो इसे तुम याद इस तरीके से कर सकते हो कि जो टाइल्स है, टाइल्स जनरली जमीन पे बिछता है और टाइल्स पे हम चलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम चलते कहाँ पे हैं? पेवमेंट पर। रोड के किनारे जो पेवमेंट है उस पे हम चलते हैं। तो इस वजह से तुम याद कर सकते हो कि पेवमेंट इज इक्वल टू टाइल लाइक अपीयरेंस। तो बचा हुआ टैसिलेटेड वाला अपीयरेंस किसकी वजह से है? बेबी के वजह से। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब देखो इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन होता है कि ये फिल्टरेशन और डिफ्यूजन में हेल्प करता है। ये एक पतला सा एपिथेलियम है, सिंगल लेयर का एपिथेलियम है, इस वजह से ये किसमें हेल्प करेगा? फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन। तो ये वैसे जगहों पे प्रेजेंट होगा जहां पर फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन आसानी से देखने को मिलता हो। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? ये देखो यहाँ पर, ये एक बोमेंस कैप्सूल है। अगेन ये नेफ्रॉन का ही पार्ट है, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। तो बोमेंस कैप्सूल का जो इनर लेयर होता है, ये बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है। इसके अंदर प्रेजेंट है बहुत सारे ग्लोमेरुलाई, जिस तरीके से ग्लोमेरुलाई प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें जो इसका इनर लेयर होता है, ये वाला लेयर, इसके थ्रू फिल्ट्रेशन होता है। तभी तो फिल्ट्रेट जो है वो छन छन के नीचे आता है और पीसीटी में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होगा बोमेंस कैप्सूल में? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब देखो ये जो एपिथेलियम है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, कभी कभी इसमें फुट लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? फुट लाइक प्रोजेक्शंस, और इसलिए इनका नाम हम कहते हैं पोडोसाइट्स। कुछ नहीं, बस नाम है, ठीक है। काम एक ही है, बस नाम अलग है, ठीक है। सेम क्या कहते हैं? पोडोसाइट्स। अब एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई कहाँ पर है? लंग्स में। और लंग्स में क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि ये जो एयर, ये जो ऑक्सीजन आएगा, ये एक्सचेंज होगा कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी कि ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा ब्लड वेसल से बाहर आएगा। ये मैं अच्छे से लिख देती हूँ। ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा और फिर सारे टिश्यूज में जाके स्प्रेड होगा, और सारे टिश्यूज से आया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में पहले आएगा, और ब्लड से फिर वो एल्वियोलाई में आएगा, और एल्वियोलाई से लंग्स के थ्रू बाहर चला जाएगा। मतलब एल्वियोलाई तो लंग्स के अंदर ही है, तुम ऐसा बोल सकते हो लंग्स के बाद फिर वही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फिर नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रही है। तो जहां पर डिफ्यूजन हो रहा है वहां पर क्या होगा? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होगा। तो यहाँ पर देखो एक चीज लिखा हुआ है, न्यूमोसाइट टाइप 1। ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अगर हम बात करें लंग्स की, तो वहां पे हमें दो तरीके के सेल्स देखने को मिलते हैं। एक होता है न्यूमोसाइट टाइप 1 और एक होता है न्यूमोसाइट टाइप 2। तो ये जो न्यूमोसाइट टाइप 2 होता है ना, ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना हुआ होता है, ठीक है। और ये किस चीज में हेल्प करता है? ये सर्फेक्टेंट रिलीज करता है, लेसिथिन रिलीज करने में हेल्प करता है। अब ये लेसिथिन क्या है? तो तुम्हें शायद पता ना हो कि हमारा जो लंग्स होता है वो फ्लफी होता है, ठीक है। उसके अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है, इसलिए वो फ्लफी होता है। तो वो कोलैप्स ना करे, यानी कि वो चिपके ना, इस वजह से वहां पर प्रेजेंट होता है लेसिथिन। लेसिथिन एक कंपाउंड है जो कि वहां पर प्रेजेंट होता है। तो इसे सेक्रीट करने का काम कौन करता है? इसे सेक्रीट करने का काम करता है न्यूमोसाइट टाइप 2, और ये लाइन होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतना याद करना है कि न्यूमोसाइट टाइप 2 अगर आए तो तुम्हें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल है एंडोथीलियम। एंडोथीलियम कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है उसे हम कहते हैं एंडोथीलियल लाइनिंग, ओके। तो ब्लड वेसल्स में जैसे मैंने बताया डिफ्यूजन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है,
तो इस वजह से यहाँ पर भी ये चीजें प्रेजेंट रहेंगी। अब इसके बाद आगे आते हैं। अब हमने सिलोम की बात की थी, ठीक है, सिलोम की हमने बात की थी एनिमल किंगडम में, और हमने कहा था कि जो सिलोम होता है वो जो ट्रू सिलोम होता है, ट्रू सिलोम लाइंड होता है ऑन बोथ द साइड्स बाय मेसोडर्म, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लाइनिंग ऑफ सिलोम, लाइनिंग ऑफ सिलोम को हम कहते हैं मेसोथीलियम, ठीक है। सिलोम दोनों साइड से अगर मेसोडर्म से लाइंड होता है तो हम उसे ट्रू सिलोम कहते हैं, और यही ट्रू सिलोम जो होता है इसकी लाइनिंग को हम कहते हैं मेसोथीलियम, यानी कि जो मेसोथीलियम होता है उसका जो ओरिजिन होगा वो मेसोडर्मल ओरिजिन होगा, ओके। अब यहाँ पे मुझे बताना क्या है वो समझना, मुझे इसमें तुम्हें बस ये बताना है कि हमारे बॉडी में 3 ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, 3 जगहों पर ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, और वो 3 जगहें कौन कौन सी है। सबसे पहला है थोरैसिक कैविटी, दूसरा है एब्डोमिनल कैविटी, और तीसरा है पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है। तो ये 3 ट्रू सिलोम है, तो इसे लाइन करने वाला जो एपिथेलियम है वो होगा मेसोथीलियम, और ये मेसोथीलियम जो होगा ये मेसोडर्मल ओरिजिन का होगा, ठीक है। ओरिजिन मैंने बताया था इसके पिछले वाले स्लाइड्स में, तुम जाके देखना, वहां पे मैंने ओरिजिन कुछ किसी के ओरिजिन मैंने बताए हुए, ठीक है। तो मेसोथीलियम का ओरिजिन होगा मेसोडर्मल। अब ध्यान से सुनना, जो थोरैसिक कैविटी होता है उसमें जो लाइनिंग प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं, शायद तुमने सुना होगा, प्लूरा। लंग्स को हम लाइन करते हैं बाय प्लूरल कैविटी, ठीक है। तो वो प्लूरा इज अ टाइप ऑफ मेसोथीलियम, ठीक है। एब्डोमेन में जो भी एब्डोमिनल कंटेंट्स हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो, चाहे वो इंटेस्टाइन हो, कुछ भी हो, वो भी लाइन होता है एक स्पेशल टाइप के मेसोथीलियम से, और उसका नाम होता है वहां पर पेरिटोनियम। उसी तरीके से जो पेरिकार्डियल कैविटी होता है वो लाइन होता है पेरिकार्डियम से। तो ये चीजें तुम्हें पढ़नी है, ठीक है, ये इजी सी चीजें हैं, या हम आगे और डिटेल में तुम्हें पढ़ना ही है इसके बारे में, तो बेटर है कि थोड़ा सा बस एक इंफॉर्मेशन जान लो। ये मैंने क्यों बताया, तो ये इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर एक एग्जाम्पल आया हुआ है, आउटर सर्फेस ऑफ इंटेस्टाइन दैट इज पेरिटोनियम। जो अभी हम किसके एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, सिंपल स्क्वैमस की, तो जो पेरिटोनियम है वो भी किसका एग्जाम्पल है, सिंपल स्क्वैमस का। यानी कि जो आउटर सर्फेस ऑफ इंटेस्टाइन है जिसे हम पेरिटोनियम बोलते हैं, उसमें भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये डिफरेंट तुम्हें इस पॉइंट पे मैं तुम्हें लेके गई ताकि तुम्हें समझ में आए, नहीं तो फिर तुम्हें रटना पड़ जाता। अब भले तुम रट लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ तुमने एटलीस्ट समझ तो लिया कि ये पॉइंट कहाँ से आया है, ठीक है। तो जो पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम किस चीज से बना हुआ है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। तो ये पॉइंट हुआ। अब ये तुम इंटेस्टाइन में क्यों प्रेजेंट है तुम इस तरीके से समझ सकते हो कि फिर से इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, और सिंपल स्क्वैमस का भी काम यही है, फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन। तो ये बिल्कुल सही रीजन है कि यहाँ पर प्रेजेंट भी होना चाहिए। अब इसके बाद कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, और मैं एक एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ तो शायद थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन समझो, बोरिंग लगे तो कोई क्वेश्चंस पूछो, ठीक है। इसके बाद यही सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो है वो यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है, थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में। इसके अलावा एंडोकार्डियम में भी प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब इसके बाद जो सेकंड हमें पढ़ना है दैट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। शायद तुम लोग का नेक्स्ट वीक से ये स्टार्ट होने वाला है ना, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। ऑफलाइन क्लासेस कुछ बैचेस के सर। अच्छा, तुम लोग के नहीं होंगे क्या?
नो मैम, मेरे बैच पर नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल क्यूबॉइडल का स्लाइड फिर से मिसिंग है, रुक जाओ मैं इसे समझा देती हूँ यहाँ पर लिख के। अच्छा, जो टेस्ट हुआ था उसमें कोई दिक्कत आई थी क्या किसी क्वेश्चन में? मैम मेरा वो नीट वाला टेस्ट नहीं होता, मेरा दूसरा बैच है, तो उसमें सर बोले कि 11 का नीट नहीं देना है अभी। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैम शायद दूसरे दूसरे लोगों का हुआ होगा, उनका नहीं पता। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। किसी और को कोई दिक्कत है तो तुम लोग भी पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले क्लास में जो 11th के टेस्ट हुए थे उसमें किसी 11thers को दिक्कत है तो वो पूछ ले। ठीक है, तो फिर किसी को कोई दिक्कत होगा तो यहाँ अगर, हाँ बोलो। मैम वो जो बायोलॉजी का एक का टेस्ट हुआ था सर, बायोलॉजी का, उसमें लाइक क्लासेस के बारे में भी पूछे गए थे, तो मुझे कुछ पता नहीं था, मेरे को 175 आया था सर। एंड मैम उसमें कुछ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म लाइक कॉकरोच के भी पार्ट्स पूछे गए थे, तो वो सब तो पढ़े नहीं थे। अच्छा, ये टेस्ट कब हुआ था? जुलाई जुलाई मिड में अराउंड हुआ था। तो अच्छा आपका क्लास कैंसिल हुआ था ना, एक हफ्ते तक कोई क्लासेस नहीं थे, तो मैं बता ही नहीं आपको। अच्छा, उस वो पेपर शायद, वो पेपर मुझे मैंने देखा नहीं है, ठीक है, तो मुझे आइडिया नहीं है। ये वाला जो पेपर था ये मैंने सेट किया था, तो अगर किसी को कोई दिक्कत हो, खैर तुम्हें जो वो क्वेश्चन है जो भी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉकरोच से आया था ये सब वो वो तो, लेबलिंग के लिए था, लेबलिंग के बारे में पूछा गया था। अच्छा तो वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, अगर वो लेबलिंग से पूछा गया तो वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है वो तुम। क्लासेस के बारे में भी था कि कोई कोई क्लासेस था, तो वो भी मुझे समझ नहीं आया था। तो देखो, लाइक अगर कॉकरोच का क्लास तुम्हें याद पूछा गया है स्पेसिफिकली तो कॉकरोच का क्लास तुम्हें पता रहना चाहिए, क्योंकि वो तुमने डिफरेंट आर्थ्रोपोडा में डिफरेंट पढ़ा है। हाँ हाँ बोलो। कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस थे, लाइक आई विल सेंड यू मैम, अच्छा वो तुम, खुल जाएगा तो आई विल सेंड यू। अच्छा मुझे पता नहीं है क्योंकि तुमने कहाँ सेंड किया है बताओ? मैम आई विल सेंड यू मैम। अच्छा, यू विल बी सेंडिंग इट टू मी, अच्छा ओके ओके फाइन। अच्छा ठीक है, अब चलो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे चलते हैं। ये लास्ट स्लाइड हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद भी मुझे बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी थी, लेकिन आज क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ एक्चुअली, मैं कहीं बाहर गई हुई थी इसलिए। तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है, इसमें सेल्स जो होते हैं वो क्यूब लाइक होते हैं। जैसे तुम्हें क्यूबॉइडल से ही समझ में आ रहा होगा कि कैसे होंगे इसमें सेल्स, क्यूब लाइक, ठीक है, क्यूब लाइक सेल तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये शेप ऑफ द सेल से हमें, ये शेप ऑफ द सेल हो गया। अब न्यूक्लियस, सेकंड पॉइंट में हमने क्या बोला था कि हम न्यूक्लियस डिस्कस करेंगे, है ना? तो न्यूक्लियस की अगर तुम बात करोगे तो न्यूक्लियस होता है इसमें स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल होता है। इसके पुराने वाले यानी कि स्क्वामस में कैसा था, राउंड और चपटा, यहाँ पे पूरा का पूरा स्फेरिकल होगा, लेकिन प्रेजेंट कहाँ पे होगा, सेंटर में, यानी कि न्यूक्लियस की पोजीशन कहाँ पे होगी, सेंटर में होगी। इसके पहले वाले एग्जांपल में भी न्यूक्लियस की पोजीशन सेंटर में ही थी। जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है उसे हम कहते थे वेवी अपीयरेंस की वजह से टैसिलेटेड एपिथेलियम या फिर पेवमेंट एपिथेलियम बिकॉज ऑफ टाइल लाइक अपीयरेंस। इसे हम कहेंगे जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम क्यों कहेंगे, क्योंकि ये एपिथेलियम जो है ये हमारे गोनाड्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि टेस्टिस और ओवरीज में ये जनरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जब ये डिवाइड करता है उसका टेस्टिस और ओवरी का जो एपिथेलियम है दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम, जब ये डिवाइड करता है तो डिफरेंट डिफरेंट oocytes या फिर स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करता है। तो इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं कि ये जर्मिनल एपिथेलियम है।
इसके बाद वाला पॉइंट ये है कि इसका फंक्शन क्या है। इसके पहले वाले जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है वो काफी ज्यादा पतली थी, है ना, चपटी सी थी, तो इसका फंक्शन था फिल्ट्रेशन या डिफ्यूजन करना। इसका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन हो गया। अब ये इसके 4 पॉइंट्स थे। अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ सेक्रीशन करना। तो ये जनरली कहाँ प्रेजेंट होगा, ये उन सारे रीजन में प्रेजेंट होगा जहां पर ग्लैंड्स है, ठीक है, क्योंकि ग्लैंड्स क्या करते हैं, सेक्रीशन का काम करते हैं, ठीक है। तो ग्लैंड्स, मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी जो है वो दे आर मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जैसे कि तो तुम इसका स्लाइड देखोगे ना तो इसमें लिखा हुआ होगा सेक्रीटरी यूनिट ऑफ स्वेट ग्लैंड। अब ये तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि मैंने बोला कि ये स्वेट ग्लैंड में प्रेजेंट है, फिर मैंने सेक्रेटरी यूनिट ही क्यों लिखा। समझो, जब भी एक ग्लैंड होता है तो ये उसका एक सेक्रेटरी यूनिट होता है और एक उसका डक्ट होता है, ठीक है। तो डक्ट में ये प्रेजेंट नहीं है, ये ग्लैंड्यूलर यानी कि सेक्रेटरी यूनिट में बस प्रेजेंट है, ठीक है। कभी कभी तुम्हें डक्टलेस ग्लैंड्स भी देखने को मिलेंगे, और अगर डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, कोई बोलेगा? मैम एक्सोक्राइन। नहीं, डक्टलेस ग्लैंड, हाँ एंडोक्राइन, ठीक है, डायरेक्टली ब्लड में पोर करता है क्योंकि डक्टलेस है इसलिए एंडोक्राइन। तो अगर मैंने डक्ट की बात यहाँ पर की है तो ये कैसा ग्लैंड है? स्वेट ग्लैंड इज अ टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड। हम डक्ट नहीं है ना? डक्ट है, डक्ट है इसमें। डक्ट इज नॉट लाइंड बाय क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम ओवर हियर इन केस ऑफ स्वेट ग्लैंड, ठीक है, लेकिन डक्ट है, ओके। यहाँ पे मैं कट ही कर देती हूँ। अब ये हुआ सेक्रेटरी यूनिट ऑफ स्वेट ग्लैंड के बारे में पहला एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल जो है वो ये है कि असाइनी ऑफ पैंक्रियाज, ठीक है, वहां पर भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। तीसरा एग्जांपल जो मैंने बताया जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनाड्स एंड टेस्टिस, इसमें ये प्रेजेंट होता है क्योंकि ये गोनाड एंड टेस्टिस में ये जर्मिनल एपिथेलियम ही डिवाइड करके स्पर्मेटोजोआ जो कि आगे स्पर्म बनाएगा और oozoa जो आगे oocyte यानी कि ओवा बनाएगा, उसका डिवीजन कहाँ से होता है? जर्मिनल एपिथेलियम से होता है। और वो जर्मिनल एपिथेलियम किससे बना हुआ है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। तो ये क्वेश्चन जो है ये आगे के रिप्रोडक्टिव यूनिट से भी लिंक्ड है। तुम क्लास 12 में जो तुम्हारा पहला चैप्टर है वो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस है, तो उससे भी ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो इसके बाद जो हमें नेक्स्ट जो हमें पढ़ना था वो नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना था, ठीक है। नेफ्रॉन देख ही लो ये वाला स्लाइड में क्योंकि भी टाइम 5 मिनट बाकी है, शायद तुम लोग का 6:50 से एक और क्लास है इसलिए मैं छोड़ दे रही हूँ। देखो होता क्या है कि नेफ्रॉन का डिफरेंट पार्ट्स होता है, ठीक है। नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं डायग्राम के मदद से तुम्हें समझा देती हूँ ये चीज। ठीक है, ये नेफ्रॉन एक नेफ्रॉन का यूनिट है। यहाँ पे ग्लोमेरुलाई प्रेजेंट है, एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल प्रेजेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखो होता क्या है कि ये पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और अभी हमने पढ़ा कि जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है ये रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से सेल्स पाए जाते हैं? सिंपल स्क्वैमस। वाज दैट सिंपल स्क्वैमस? और यहाँ पर माइक्रोविलाई शायद पाया जाता है, यस है ना, ठीक है।
अभी अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं इसके पहले तुम्हें एक और चीज बताना ज्यादा जरूरी है, रुक जाओ तभी तुम बता पाओगे। देखो होता ही है कि जब सेल्स के ऊपर एपिथेलियल सेल्स के ऊपर अगर कहीं पे तुम्हें माइक्रोविलाई देखने को मिले, ठीक है, तो उन सारे सेल्स को हम क्या कहते हैं, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम या ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स। ठीक है, जब सेल के ऊपर तुम्हें क्या देखने को मिले, माइक्रोविलाई देखने को मिले। ठीक है, सेकेंडली अगर उसी सेल के ऊपर तुम्हें सीलिया देखने को मिले, ठीक है, तो उन सारे सेल्स को हम कहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, तो इसके बाद भी 3-4 एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर ये मान लो ये एक एपिथेलियल सेल है, ये एक एपिथेलियल सेल है, इन दोनों एपिथेलियल सेल्स के बीच में तुम्हें एक ग्लैंड देखने को मिले या फिर एक म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल देखने को मिले जिसका नाम है गॉबलेट सेल, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, म्यूकस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो वैसे एपिथेलियम को हम कहते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। तो ये पहले तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है, फिर हम ये डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली मुझसे गलती हुई कि पहले मैंने ये डिस्कस नहीं किया। ठीक है, तो ये स्लाइड इससे रिलेटेड है कि जिस सेल के ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम कहते हैं। अगर सेल के ऊपर, एपिथेलियल सेल के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। और अगर एपिथेलियल सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, गॉबलेट सेल या फिर ग्लैंड्स, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। तो यहाँ पर वही मैं बताना चाह रही थी। तो देखो पीसीटी में मैंने बताया था कि माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, तो माइक्रोविलाई प्रेजेंट है तो हम इस यहाँ पर पड़े हुए सेल्स को हम बोल सकते हैं ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स या ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का पार्ट है नेफ्रॉन का। ठीक है, यहाँ पर जो है जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइड, अभी तक तुमने सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पढ़ा, कभी कभी इस सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में मॉडिफिकेशन हो जाता है। देखो मुझे स्लाइड पे जाने दो। ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है और ये दो तरीके का हो जाता है, या तो इसमें सीलिया नहीं प्रेजेंट हो तो ये कैसा होगा, नॉन सीलिएटेड, और अगर इसके फ्री सरफेस के ऊपर इस तरीके से सीलिया प्रेजेंट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा सीलिएटेड। ओके, तो इसमें दो मॉडिफिकेशंस हो गए ऑन द बेसिस ऑफ सीलिया प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। तो होता क्या है कि इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में इट इज लाइंड बाय सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, तो ये मुझे तुम्हें बताना था कि एक ही नेफ्रॉन के ऊपर डिफरेंट जगह पर डिफरेंट टाइप के एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि पीसीटी इज लाइंड बाय ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम या ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ही इट इज लाइंड बाय सीलिएटेड, और यहाँ पे मैंने कॉलमनार लिख दिया है, किसी ने बोला भी नहीं, क्यूबॉइडल। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, तो अभी हम बस यही तक छोड़ेंगे, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो एक बार। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आज का चैप्टर, मतलब आज का जो टॉपिक था थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन ये कंफ्यूजिंग तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। जब तुम आगे ह्यूमन फिजियो की तरफ बढ़ोगे ना तो ये सारी चीजें तुम्हारे मतलब फिंगर टिप्स पे होगी, उस समय तुम्हारे लिए चीजें कंफ्यूजिंग नहीं रह जाएंगी। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। Three places with true coelom present, हम उसमें thoracic cavity को मेसोडोम की तरह ट्रीट करेंगे। क्या मुझे समझ में नहीं आया, फिर से बोलना। हम जैसे लाइनिंग ऑफ मेसोडोम आपने बताया था, उसमें था ना 3 places where true coelom are present। हाँ, हम उसमें thoracic, अभी कंफ्यूज हो गई, thoracic cavity को मेसोडोम की तरह ट्रीट करेंगे और प्योरा को मेसोथीलियम की तरह ट्रीट करेंगे क्या? नहीं, थोरैसिक कैविटी, नाम में ही कैविटी आ रहा है तो वो एक सिलोम का एग्जांपल हो गया। ठीक है, और ये जो थोरैसिक कैविटी होता है ये दोनों तरफ से मेसोडर्म से अलाइंड होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मेसोडर्म प्रेजेंट होता है
इन केस ऑफ थोरेसिक कैविटी इसे हम कहते हैं सबसे पहले बात तो जो मीजोडर्म जो इसे लाइन कर रहा है, जो सिलोम को लाइन कर रहा है, उसे हम कहते हैं मीजोथीलियम। और इस मीजोथीलियम का स्पेसिफिक नाम होता है हर कैविटी के अंदर। जैसे अगर थोरेसिक कैविटी है तो वहां पर हम इसे कहेंगे प्लूरा। रुको मैं डायग्राम समझाती हूँ। ये लंग्स है, बहुत बेकार लंग्स है, ये लंग्स है, ठीक है, ठीक है। ये मान लो इसी एक ही साइड का देखो, ठीक है। ये आउटर साइड पे भी लाइन होगा, आउटर साइड पे इस तरीके से लाइन रहता है हमारा लंग्स, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं प्लूरा, ठीक है। ये डबल लेयर होता है, मतलब कि ये 2 लेयर का बना हुआ होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। लाइन किसे कर रहा है, लंग्स को। और लंग्स क्या है, एक हॉलो कैविटी ही तो होती है, ठीक है। तो ये कैविटी हो गई, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर हो गई, लेकिन ये ट्रू मतलब ऐसे बोलना सही नहीं है। ये एक थोरेसिक कैविटी है, ठीक है। और ये जो लंग्स है इसे ये इट इज लाइन बाय प्लूरा। एंड प्लूरा जो है ये एक्चुअली जो मीजोथीलियम, ये हर प्लेसेस पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि थोरेसिक कैविटी में प्लूरा हो गया, एब्डोमिनल कैविटी में पेरिटोनियम हो गया, और एक और जगह था पेरिकार्डियम, तो पेरिकार्डियल कैविटी में वो पेरिकार्डियम हो गया। ओके मैम। नहीं समझ में आया क्या? नहीं मैम, समझ आ गया अच्छे से। ठीक है, और कोई दिक्कत है? मैम होगा तो नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज अभी एक बार रीडिंग मारेंगे तो ही डाउट निकलेगा। अच्छा दीक्षा तुम किस क्लास में हो? मैम 11 में। अच्छा तुम 11th में हो? यस मैम। अच्छा अच्छा, तुम्हारा मैथ्स भी है क्या? मैम मैथ्स नहीं है, पीसीबी है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं ये नीट का, सॉरी ये एलन का जो न्यू मॉड्यूल है ये तुम लोग के साथ शेयर कर दूंगी। काम करना तुम लोग, ठीक है, क्योंकि अभी जो जो टॉपिक्स तुम्हें पढ़ाए गए हैं ये टॉपिक्स कहीं पे नहीं दिए हैं, मतलब कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में बस एग्जांपल्स दे के रखा हुआ है, वो बहुत कंफ्यूजिंग है उसे याद करना। तो अभी जो मॉड्यूल मैं शेयर करूंगी तुम्हारे साथ, तुम क्या करोगे कि लेक्चर तो तुमने देख ही रखा है, एक बार बस उसके नोट्स के थ्रू, मतलब मेरे नोट्स देख लेना ऐसे पलट पलट के, और एक बार मॉड्यूल पढ़ लेना। मॉड्यूल पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ना, जहां तक आज पढ़ाया गया, बहुत कम टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं आज, ठीक है। तो बस वहां पर एनसीईआरटी में मार्क कर लेना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट लाइंस, या फिर कुछ जो तुम्हें नया कुछ मिला वो चीज वहां पे लिख लेना, ठीक है। आज ये होमवर्क रहेगा तुम लोग का, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके चलो, ये लीव कर दो तुम लोग।